नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको ले चलते हैं उस वीर और प्रेरक व्यक्ति की ओर जिसने बुंदेलखंड की भूमि को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराज छत्रसाल की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल 1857 से नहीं शुरू होता, बल्कि इसके बीज मुगल काल में ही पड़ चुके थे। जब देश पर विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार बढ़ रहा था, तब कुछ वीर योद्धाओं ने स्वराज और स्वाभिमान के लिए संघर्ष की मशाल जलाई। ऐसे ही महान योद्धा और स्वतंत्रता के अग्रदूत थे महाराज छत्रसाल, जिन्होंने बुंदेलखंड की पवित्र भूमि पर स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना कर मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। महाराज छत्रसाल न केवल एक वीर सेनानी थे, बल्कि एक धार्मिक, न्यायप्रिय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी थे। उनका जीवन बताता है कि धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि संकल्प सच्चा हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। महाराज छत्रसाल के पराक्रम, त्याग और राष्ट्रभक्ति से परिचित कराती है, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने कर्तव्यों, आत्मगौरव और संस्कृति के लिए सजग बन सके। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा पराक्रम केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि संकल्प, त्याग और राष्ट्रभक्ति में छिपा होता है। तो आइए जाने उस महान योद्धा और स्वतंत्रता के अग्रदूत की कहानी, जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती देकर अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की। वीर छत्रसाल। जन्म और बाल्यकाल। झांसी के चारों ओर फैले 100-125 मील के क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं और वहां के निवासियों को बुंदेले संबोधित किया जाता है। इसी श्रेष्ठ बुंदेला वंश में चंपत राय नाम का एक वीर पुरुष हो गया। उसके पराक्रम से ही वो सर्वत्र परिचित हुआ था। उसने शूरवीर युवकों का एक ध्येयनिष्ठ दल तैयार किया था। चंपत राय की धर्म पत्नी थी लाल कुंवर। इस दंपत्ति के 3 लड़के थे। ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन ये मुगल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। दूसरा अंगद और तीसरा छत्रसाल। इसका जन्म ज्येष्ठ सुदी 3 संवत 1706 शुक्रवार के दिन हुआ था। वृद्ध चंपत राय मुगलों से सतत जूझते रहने से छत्रसाल की ठीक देखभाल न कर सकता था, अतः उसे उसके मामा के घर भेज दिया। वहीं पर छत्रसाल की सारी वीरोचित शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। सामान्य शिक्षा की अपेक्षा वो शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण हुआ। उसके माता पिता उसे रामायण महाभारत की कथाएं सुनाकर और देश की स्थिति का यथायोग्य ज्ञान देकर संस्कार संपन्न बना रही थी। छत्रसाल बाल्यकाल से ही भावना प्रधान और धर्मशील वृत्ति का था। उसके बचपन की एक घटना बहुत ही उद्बोधक है। शत्रु के रक्त से देवी का अभिषेक। बुंदेले क्षत्रिय माता विंध्यवासिनी को अपनी आराध्य देवी मानते थे। उस समय देवी पूजा के दिन थे। सभी बुंदेलवासी विंध्यवासिनी के महोत्सव में मग्न थे। उन्हीं बुंदेलों में ये 10-12 वर्ष का बालवीर छत्रसाल अपने शूर मित्रों के साथ मंदिर में उत्सव देखने गया। उन सभी छोटे वीरों का वेश भी युद्ध का था। एक छोटा सा खड्ग उनकी कमर पर लटक रहा था। ये बाल वीरों की टोली देवी पूजा के लिए बगीचे से फूल लाने गई। इतने में उन्हें घुड़दौड़ की आवाज सुनाई दी। उस ओर नजर फेरते ही उन्हें कुछ दाढ़ी वाले सशस्त्र घुड़सवार दिखाई दिए। उन घुड़सवारों की मुखिया ने पूछा, यहां देवी का मंदिर कहां है? छत्रसाल ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या आप लोग देवी की पूजा करने आए हैं? उस मुखिया ने उद्यत प्रत्युत्तर देते कहा, हम मूर्ति को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ये उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया। कहने लगा, क्या बक रहे हो? जबान संभाल कर बोलो। हमारी मां भगवती का अपमान करने वालों को हम जीवित नहीं रखते। इतना कहते ही तुरंत उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर कर
एक ही वार में उस मुखिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका अनुसरण कर अन्य बाल वीरों ने भी अपनी अपनी तलवारें खींचकर बचे हुए घुड़सवारों पर हमला कर दिया। वो सावधान होने से मारे गए। इस बीच उन बालवीरों में से एक बालक तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा और सभी लोगों को उस घटना के प्रति सचेत कर दिया। लोग बगीचे की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे कि रास्ते में ही छत्रसाल विजयी मुद्रा में एक हाथ में फूलों की क्यारी और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर शांत चित्त से आता दिखाई दिया। उस बालवीर का पराक्रम देखकर सभी धन्य धन्य कहने लगे। हमें देश और धर्म की रक्षा के लिए सुयोग्य नेता मिला है, ऐसा भाव उनके चेहरों से चमकने लगा। उन्होंने छत्रसाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। उस समय चंपत राय अपने वीर पुत्र का पराक्रम देखने वहां नहीं था। जब वो युद्ध से वापस लौटा तब गांव वालों ने सब घटना चंपत राय को कह सुनाई। उसका हृदय पुत्र प्रेम से भर आया। पुत्र के पराक्रम से प्रेमाश्रु झरने लगे। वीर छत्रसाल को पिता ने हृदय से लगाकर प्रेम से भुजाओं में समेटकर सहजता से कहा, हो नहार बीरवान के होत चीखने पात। पिता की मनोव्यथा। निरंतर युद्ध से चंपत राय का शरीर बहुत ही जर्जर हो चुका था। बुढ़ापे से तो अधिक दुर्बल बन गया था। इसलिए उन्होंने छत्रसाल को अपने पास बिठाकर कहा, बेटा छत्रसाल, तेरे पराक्रम से मैं बहुत आनंदित हूं। पूरा गांव तेरी प्रशंसा ही करता है, मानो उन्हें अपने देश धर्म की रक्षा के लिए भावी नेता ही मिल जाने का आनंद हुआ है। मैं भी बहुत वर्षों से लड़ाई में व्यस्त रहने से मुझे भी एक चिंता सता रही है। कौन सी चिंता पिताजी? कुमार ने कहा। चंपत राय बोले, हिंदू धर्म और समाज का रक्षण, यही अपना जीवन व्रत रहा है। बुंदेले क्षत्रियों का संगठन करना यही अपना प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैं ओरछा नरेश और पहाड़ सिंह जैसे नीचों की सेवा कुछ साल तक करता रहा, परंतु दोनों भी मुगलों से संबंध तोड़ने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, अब वे दोनों मुझे जीवित या मृत मुगलों के अधीन करना चाहते हैं। थोड़ी देर ठहर कर वो फिर बोले, ये दुष्ट मुझे कब पकड़ेंगे और मार डालेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। देशभक्त जो बुंदेले हैं उन्हीं के सामने यही चिंता हमेशा रहती है कि मेरे पश्चात इस धर्म युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा। कुमार छत्रसाल पिताजी की चिंता दूर करते हुए बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं। मां ने भी अपने कष्टपूर्ण जीवन का और मातृभूमि की दुरावस्था का चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया है। मेरे बड़े भाई की हत्या मुगलों ने ही की। यहां की हिंदू जनता पर वे सतत अत्याचार करते रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देकर और आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू समाज की सेवा, विदेशियों का नाश और हिंदू बंधुओं का संगठन करके ही रहूंगा। यही मेरा एकमात्र जीवन व्रत है और यही मेरा दृढ़ निश्चय है। छत्रसाल की वाणी सुनकर चंपत राय की चिंता बहुत कुछ कम हुई। वो उससे कहने लगे, सब हिंदुओं का संगठन तो अत्यंत आवश्यक है, पहले वही काम करना होगा। उसके लिए तुझे दक्षिण में जाकर छत्रपति शिवाजी से मिलना होगा। इस विषय में तुझे वो योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं कल ही फिर से युद्ध के लिए जा रहा हूं। अब मां विंध्यवासिनी ही तेरी रक्षा करेंगी। माता पिता का दुखद अंत। चंपत राय को पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी कि मुगल सैन्य उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। कुछ हिंदुओं की भी सेना उन्हें मदद दे रही है। अतः वे अपनी पत्नी के साथ किसी गुप्त स्थान पर जाने की सोचकर घर से बाहर निकले। मालवा में सहारा नामक गांव में उनका एक मित्र इंद्रमणि धंधेरा रहता था। उसी के घर जाना उन्होंने तय किया। मार्ग में प्रवास में उन्हें असह्य ज्वर पीड़ा का अनुभव होने पर घुड़सवारी छोड़ खाट पर सोते हुए जाना पड़ा। साथ में केवल 4 साथी और पत्नी ही थी। किंतु इंद्रमणि धंधेरा लड़ाई के निमित्त ही बाहर गए हुए थे। इतने में ही उन्हें पता चला कि ओरछा नरेश सुजान सिंह उनका पीछा करते हुए आ रहा है। तब इंद्रमणि के साथी साहेब राव की सुरक्षा में वे मोरन गांव की ओर चल पड़े। सुजान सिंह ने साहेब राव को डराया
धमकाया कि यदि तुम चंपत राय को हमारे अधीन नहीं करोगे तो तुम्हारा सब राज्य हम नष्ट कर देंगे। साहेब राव डर गया और उसने चंपत राय पर हमला बोल दिया। लाल कुंवर ने पति की रक्षा के लिए कमर कस ली, परंतु धनदेरा सैनिकों ने उसे पति तक जाने ही नहीं दिया। अतः लाल कुंवर ने यह सोचकर कि शत्रु के हाथों लगने के बजाय स्वयं ही अपना जीवन समाप्त कर दे, उसने अपना खड्ग स्वयं पर चलाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। रुग्ण चंपत राय ने यह दृश्य देखा और उसने भी अपने खड्ग से अपना जीवन समाप्त कर लिया। अपनी मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए सतत संघर्ष करने वाले जीवन का इस प्रकार अंत हुआ। सैनिकों ने मृत चंपत राय का सिर काटकर मुगल दरबार में पेश किया। छत्रसाल के माता पिता जब घर छोड़कर निकले तो केवल 12.5 साल का था। माता पिता का वियोग वो सह न सका, वो भी सहारा जाने निकला। वहां पहुंचते ही उसे माता पिता के दुखद निधन की वार्ता सुनाई दी। उससे उसे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। माता पिता की उत्तर क्रिया पूर्ण की तभी पिता को दिए वचन की उसे याद आ गई। वो बड़े भाई अंगद के पास देवगढ़ गया। उसे माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना सुनाई। दोनों बंधुओं ने परस्परों को धीरज बंधाया और आगे की योजना बनाने लगे। कुछ हिंदू राजा, जमींदार और जागीरदारों का चंपत राय से घनिष्ठ संबंध था। उन्हें चंपत राय की मृत्यु की सूचना दी। वे जिन जिन राजाओं से, जमींदारों से, जागीरदारों से मिले, उन्होंने केवल अपनी हार्दिक सहानुभूति दिखाई, किंतु प्रत्यक्ष कृत्य के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। अब उन दोनों भाइयों के सामने सवाल था कि क्या करें। अंत में दोनों ने विचार दृढ़ किया कि प्रथम लड़ाई के लिए साधन जुटाने होंगे। कुमार छत्रसाल अपने मामा के गांव गया। वहां जाकर उसने अपने मित्रों को इकट्ठा कर उनका एक दल बनाया। मित्रों को युद्ध कला की शिक्षा और देश धर्म के विचार विमर्श के कार्य वहां होने लगे। महाराजा जय सिंह की सेना में छत्रसाल। अब कुमार छत्रसाल की उम्र 17 वर्ष की थी। छत्रपति शिवाजी से भेंट कैसे होगी इसकी चिंता में थे। उसी समय उन्हें खबर मिली कि औरंगजेब शिवाजी को पकड़ने के लिए राजा जय सिंह को भेज रहे हैं। छत्रसाल ने तुरंत विचार किया कि यही अवसर है दक्षिण जाने का। इससे छत्रसाल के 2 उद्देश्य सफल होते थे। एक तो छत्रपति शिवाजी से मुलाकात के लिए दक्षिण जाना और दूसरा मुगल सेना की रचना, कर्तव्य नजदीक से देखकर जानकारी प्राप्त करना। उन दोनों भाइयों ने जय सिंह के शिविर की ओर प्रस्थान किया। ये दोनों वीर चंपत राय के पुत्र हैं। ये जानकर जय सिंह ने उन्हें अपनी सेना में रख लिया और कहा, देखो, यदि तुम लड़ाई में कुछ पराक्रम कर दिखाओगे तो तुम्हें इसी सेना में ऊंचे पद पर बढ़ा दूंगा। छत्रसाल ने इस सेना में 18 महीने बिताए। पुरंदर किले का घेराव और शिवाजी तथा जयसिंह का करारनामा, इसका उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। बीजापुर नगरी पर किए हमले से उसने रणनीति के तथा कूटनीति के दांव पेश नजदीक से देख लिए थे। उसी प्रकार मुगल सेना की कमजोर स्थिति कहां है इसका भी अनुभव किया था। रायगढ़ के मार्ग पर एक दिन उसने वार्ता सुनी कि शिवाजी औरंगजेब की कैद से सकुशल बाहर निकले और आगरा से होते हुए अपनी राजधानी रायगढ़ आ पहुंचे हैं। छत्रसाल की उत्कंठा बढ़ गई। प्राप्त हुआ अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, यह निश्चित कर सेनापति दिलेर खां से शिकार के निमित्त उन्होंने छुट्टी ली। छत्रसाल वेश बदलकर और घोड़े पर सवार होकर रायगढ़ की दिशा में तेजी से दौड़ने लगे। थोड़े ही दिनों में वे शिवाजी की राजधानी में प्रविष्ट हुए। द्वारपाल के द्वारा उसने शिवाजी की ओर संदेश भेजा कि एक नव युवक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी का प्रत्युत्तर मिला कि बहुत लंबा सफर कराए हो, इसलिए आज रात भर हमारे अतिथि गृह में विश्राम करो, कल सवेरे मिलेंगे। छत्रसाल को आश्चर्य हुआ कि मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं, ये शिवाजी को कैसे पता चला। शिवाजी छत्रसाल भेंट। दूसरे दिन प्रातःकाल सेवक ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज आपकी राह देख रहे हैं। छत्रसाल तुरंत उसी सेवक के साथ चल पड़े। शिवाजी के महल में पैर रखते ही महाराज ने कहा, आइए कुमार छत्रसाल, आपका प्रवास सुखपूर्वक हुआ ना।
शिवाजी के मुख से अपना नाम सुनते ही वो स्तंभित हुआ। लंबे सफर का पहला प्रश्न वैसे ही था कि दूसरा प्रश्न उसके सामने खड़ा रहा, क्योंकि प्रवास पर निकलने के समय से ही मैं कौन और कहां जा रहा हूं ये किसी से भी उसने नहीं कहा था। फिर शिवाजी को कैसे पता चला कि मैं बहुत दूर से सफर करते आ रहा हूं और मेरा नाम छत्रसाल है? दोनों की मुलाकात होते वे परस्पर आलिंगनबद्ध हुए। शिवाजी ने उसे पास के ही आसन पर बिठाया। आसन पर बैठते ही शिवाजी ने कहा, कुमार छत्रसाल, तुम सचमुच वीर हो, साहसी हो और सहृदय नवयुवक हो। मार्ग से आते समय आपने एक छोटे बालक के प्राण बचाए। सभी गांव वाले आपको भगवान ही मान रहे हैं। अब तो छत्रसाल से नहीं रहा गया। उसने विस्मित मुद्रा से पूछा, महाराज, क्या आप जादू जानते हैं? ये सारी बातें आपको कैसे पता लगी? शिवाजी हंसकर बोले, कुमार, मैं जादूगर नहीं हूं। मेरे राज्य की व्यवस्था ही मैंने ऐसी की है कि हर दिशा की सब स्थिति मुझे अवगत होती है। नगर का वार्ताहर सब घटना इकट्ठा कर मुझे सुनाता है। आपने जिस दिन मेरी राज्य में प्रवेश किया तब से अभी तक की सब घटनाएं मेरे पास आ पहुंची। ये सुनकर छत्रसाल स्तंभित हुआ। उसने महाराज से कहा, महाराज, जो आप कह रहे हैं वो सच है। आपकी राज व्यवस्था आश्चर्यजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं छत्रसाल, शिवाजी ने कहा। राज्य की सभी जनता को एक सूत्र से, एक विचारधारा से, एक भावना से भर देने से यह कार्य होता है, और यह सब मेरे गुरुदेव समर्थ रामदास स्वामी की कृपा है। वो कैसे? छत्रसाल ने पूछा। शिवाजी उसका समाधान करते हुए बोले, हमारे गुरुदेव रामदास जी प्रत्येक गांव में घूमते हैं। उन्होंने हर ग्राम में हनुमान का एक मंदिर बनाया है, और वो मंदिर ही सभी गांव वालों की स्फूर्ति का केंद्र है। कई दिन इसी प्रकार की चर्चा करते हुए शिवाजी ने छत्रसाल को लोक संग्रह की, संगठन कार्य की, भावनात्मक एकता की सुविस्तृत जानकारी दी। छत्रसाल बहुत प्रसन्न हुए। छत्रपति के विषय में बहुत आदर की भावना उनके हृदय में जम गई। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे अब यही महसूस होता है कि मैं यही रहूं और आपकी सेवा करूं। आपके पास रहकर ही मैं देश, धर्म और आपकी सेवा सुचारू रूप से कर सकूंगा। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता होगी। शिवाजी ने कहा, नहीं कुमार, आज समय का बहुत महत्व है। हम जो भी कार्य आज कर रहे हैं वो सब धर्म के लिए, देश के लिए ही है, और यह धर्म युद्ध केवल एक ही स्थान पर नहीं, राष्ट्र के हर कोने में फैल जाना चाहिए। बुंदेलखंड आपके नेतृत्व की बाट जोह रहा है, आपको वहीं जाना चाहिए। देश प्रेमी बुंदेलों को संगठित कर मुगलों का नाश करने की प्रेरणा, प्रोत्साहन उन्हें देना आवश्यक है। आप ये हमेशा के लिए समझ जाइए कि हम मराठा लोग हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव आपके साथ हैं। शिवाजी की स्नेह भरी वाणी सुनकर छत्रसाल का पूरा समाधान हुआ, और वो छत्रपति की सम्मति से ही अपने बुंदेलखंड की ओर अग्रसर हुआ। स्वाभिमान ने तेजस्विता धारण की। छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से धर्म युद्ध की तथा युद्ध शैली की मानो दीक्षा ली, और वह अपनी कर्मभूमि की ओर लौट गया। वो अत्यधिक उत्साहित था। शिवाजी उसके राजनैतिक गुरु और मार्गदर्शक हो चुके थे। बुंदेलखंड की ओर आते समय मार्ग में अपने चचेरे भाई बलदाऊ और रतन शाह से मिले। छत्रसाल ने इस स्वातंत्र्य युद्ध में सहायता करने की उन्हें प्रार्थना की, किंतु उन दोनों ने कहा, असमर्थ हैं। चंपत राय के निधन के पश्चात औरंगजेब का बुंदेलखंड की ओर का मार्ग खुला हुआ था। उसने बुंदेलों को श्रद्धा केंद्र ओरछा का मंदिर नष्ट करने, ग्वालियर के सरदार फिदाई खान को 1800 सैनिकों के साथ ले जाने की आज्ञा दी। फिदाई खान अपनी फौज लेकर मंदिर तोड़ने आ रहा है, ये वार्ता बुंदेलों के पास आते ही बुंदेले नवयुवक संगठित रूप में उसका प्रतिकार करने सज्ज हुए। हर गांव बुंदेले नवयुवकों के जत्थे ग्वालियर की ओर आने लगे। उस समय उनका नेतृत्व धर्मोअंगद नामक वीर कर रहा था। फिदाई खान को ऐसा लगा कि हमें युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा, इसी कारण वो बहुत आराम से आ रहा था। परंतु उसे जब झांसी से 34 मील उत्तर में धूमघाट के पास बुंदेले नवयुवक सज्ज दिखाई दिए, तब उन्हें देखते ही वो अवाक हो गया। बुंदेले नवयुवक पहले ही तैयार थे।
खान की फौज देखते ही उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। खान की फौज असावधान थी, वो मार पड़ते ही तितर-बितर हो गई। खान भी प्राण बचाकर भाग गया। उसी समय छत्रसाल अपने अल्प सैनिकों के साथ बुंदेलखंड आ पहुंचा। योग्य वस्तु मिलने पर कार्य को विलंब क्यों? स्वातंत्र्य का प्रारंभ हो गया। उस समय छत्रसाल 21 वर्ष के थे। स्वातंत्र्य युद्ध का श्री गणेश। वीर छत्रसाल बुंदेलखंड में आ पहुंचे हैं, ये वार्ता बिजली के समान चारों ओर फैल गई। नवयुवकों ने उन्हें घेर लिया। उन बुंदेले नवयुवकों से छत्रसाल की छोटी सी सेना ही बन गई। अब समय न गंवाते हुए वे सब कार्य में संलग्न हो गए। मुगलों की चौकियों पर और उनके कार्यालयों पर उन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। उसमें उन्हें विजय भी मिलती गई। अब धीरे धीरे उन्होंने आसपास का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। छत्रसाल की सेना में और कुछ नवयुवक शामिल हुए। अब उनका लक्ष्य धंधेरा बन गया। धंधेरों ने भी आक्रमण का प्रतिकार किया, किंतु वे मैदान छोड़कर किले में घुस पड़े। छत्रसाल ने किले को घेर लिया। अंत में असहाय होकर धंधेरे छत्रसाल की शरण में आए और उन्होंने छत्रसाल के साथ मित्रता का वादा किया। मैत्री दृढ़ करने के लिए धंधेरे के प्रमुख ने कुंवर सेन ने अपनी भतीजी दान कुंवर छत्रसाल से ब्याह दी। अब धंधेरों की सेना से छत्रसाल की ताकत बढ़ गई। उसके बाद छत्रसाल ने मालवा प्रांत के सिरोंज पर धावा बोलकर उस प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। वहां का जागीरदार अपनी गौड़ सेना के साथ छत्रसाल की सेना में शामिल हुआ। धामोनी पर हमला। धामोनी गांव झांसी से 100 मील दूर था। वो मुगलों का केंद्र था। खालिक वहां का फौजदार था। छत्रसाल भी धामोनी का महत्व जानता था। पहले धावे में छत्रसाल को कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से जोरदार आक्रमण कर वो भी प्रदेश अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध में उसे मुगलों की कई तोपें प्राप्त हुई। पश्चात नजदीक के ही सागर नगर पर आक्रमण कर मुगलों को भगा दिया। उसके बाद बांस के जागीरदार केशवराव जी दांगी के साथ छत्रसाल का द्वंद्व युद्ध हुआ। जागीरदार तो मारे गए, छत्रसाल भी जख्मी हुए। छत्रसाल ने दांगी की जागीरदारी केशवराव जी के पुत्र विक्रमजीत को देकर उसे भी अपनी सेना में मिला लिया। मुगल दरबार में खलबली। दामोनी के फौजदार खालिक ने अपनी पराजय की सब घटना पत्र द्वारा औरंगजेब को लिख भेजी और फिर से जोरदार आक्रमण करने की मांग की। पत्र देखते ही औरंगजेब हतबुद्ध हो गया, किंतु दक्षिण में आने जाने का उसका मार्ग बुंदेलखंड से ही होने से उसे हाथ से जाने देना योग्य नहीं होगा, ये महसूस कर उसने रहुल्ला खां नामक सेनापति को धामोनी का फौजदार बनाकर भेज दिया। रहुल्ला खां ने तुरंत बुंदेलखंड में प्रवेश कर अपनी विशाल सेना इकट्ठी की। उस समय छत्रसाल सागर के नजदीक गढ़ाकोटा में था। छत्रसाल बहुत दूर है, ये समझते ही खान ने रात में ही उस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, किंतु देशभक्त बुंदेलों के सामने खान की सेना टिक न सकी। प्रातःकाल होते ही वो भाग गई। अंत में खान भी बची हुई सेना के साथ भाग निकला। रहुल्ला खां का फिर से हमला। खान की पराजय की वार्ता आगरा पहुंची। औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने खान को सजा दी और फिर से आक्रमण करने का आदेश दिया। इस समय रहुल्ला ने जमकर तैयारी की और उसने छत्रसाल पर हमला कर दिया, परंतु इस वक्त भी खान दुर्भागी ही रहा। उसी की तोप का गोला उसके बारूद खाने पर जा पड़ा। इससे सारी सेना तितर-बितर होकर भाग गई। आखिर खान भी हाथ पैर पटकते भाग गया। यह घटना औरंगजेब को समझते ही वो चिंतामग्न हुआ। तुरंत उसने अपने कुशल सेनापति तहव्वर खां को बुंदेलखंड का बंदोबस्त करने भेज दिया। खान फौज लेकर बुंदेलखंड पर चढ़ गया। गुप्तचरों से छत्रसाल को पहले ही यह वार्ता ज्ञात हो चुकी थी। उसने भी अपनी युद्ध नीति इस समय बदल दी। इसमें छापामार पद्धति का उपयोग उसने किया। इससे तहव्वर खां को रास्ते में कहीं पर भी बुंदेलों की सेना दृष्टिगोचर न होने से उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। आगे पहाड़ी प्रदेश था, सेना को एक साथ जाने में कठिनाई थी। छत्रसाल की युद्ध नीति यहीं सफल हो गई। छत्रसाल की सेना ने खान की सेना पर हमले किए।
इससे खान की सेना त्रस्त हो गई। न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती थी। छत्रसाल की सेना ने खान की सेना की दुर्दशा कर दी। तहव्वर खां को वापस जाना पड़ा। छत्रसाल पहले दिन से ही अभी तक सतत विजयी होता रहा। औरंगजेब की चिंता बढ़ती रही। ये तो स्वाभाविक ही है। मुगल सैनिक वेतनभोगी थे। वे ध्येयनिष्ठ सैनिकों के सामने कैसे टिक सकते हैं। अभी तक की विजयों से छत्रसाल की प्रतिष्ठा बुंदेलखंड में चारों ओर बढ़ गई। हर कोई उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता। वो सभी का विश्वास पात्र बन गया। सभी उसके अनुयायी बन गए। इस कारण छत्रसाल के दोनों भाई रतन शाह और अंगद, जो अभी तक छत्रसाल से दूर थे, उससे मिल गए। सफलता से उत्साहित होकर छत्रसाल ने भोपाल के पास की मुगल छावनी पर अचानक धावा बोला और वह प्रदेश अपने अधीन कर लिया। पश्चात छत्रसाल उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर औरंगजेब ने मुनव्वर खां की नियुक्ति की थी। तुमुल युद्ध के बाद विजयश्री ने छत्रसाल को जयमाला पहनाई। मुगल सेना ग्वालियर की ओर भागने लगी, किंतु बुंदेलों ने उनका पीछा किया। अब तो औरंगजेब बहुत हड़बड़ाया। उसने फिर से तहव्वर खां को बहुत बड़ी फौज देकर छत्रसाल पर रवाना किया। खान की सेना चुपके आगे बढ़ने लगी। खान के गुप्तचरों ने उसे वार्ता दी कि छत्रसाल की शादी एक हफ्ते बाद एक गांव में होने वाली है। खान बहुत हर्षित था। उसने विवाह के समय ही हमला करने की ठान ली। योग्य समय देखकर आक्रमण किया, किंतु बुंदेले इस समय जैसे शादी के मेहमान थे, उसी प्रकार देश धर्म की रक्षा के लिए सैनिक भी थे। दूल्हा छत्रसाल खड्ग संभाल कर आगे बढ़ा। वहीं घमासान युद्ध हुआ। बहुत से मुगल सैनिक मारे गए। तहव्वर खां ने फिर से एक बार छत्रसाल पर धावा बोला, किंतु अंत में उसे भागना पड़ा। उसके बाद छत्रसाल ने बुंदेलखंड के पश्चिम की ओर नरवर पर हमला किया। मुगल सैन्य के पैर यहां भी उखड़ गए। छत्रसाल ने नरवर के पास से बहुत सी धनराशि प्राप्त की, जिससे छत्रसाल के पास अब धन की कमी बिल्कुल न रही। सैन्य तो विपुल था ही, इससे एक बहुत बड़ा साहस करने की उसने ठान ली। उसे जानकारी मिली कि दक्षिण की ओर से मुगल शासक औरंगजेब की ओर नियमित रूप से खजाना भेजते हैं। कुछ हिंदू राजा भी मुगलों की धाक से अपनी कर राशि नित्य भेजते रहते हैं। छत्रसाल ने वो खजाना यही रोकने की ठान ली। सब बुंदेले उस काम में लग गए। काम सफल हुआ। उन्हें अगणित धनराशि प्राप्ति हुई। औरंगजेब की आवक बंद हो गई। अब छत्रसाल की सैन्य की ताकत और धन शक्ति बहुत बढ़ गई। इसलिए उसने उत्तर की ओर कालपी पर हमला करने का निश्चय किया, परंतु बीच में ही अब्दुल समद नामक औरंगजेब के सेनापति ने उसे रोका। छत्रसाल कालपी की ओर न जा सका, तथापि बीच में ही मुगलों की बहुत सी संपत्ति लूट कर वो वापस लौटा। लौटने के बाद उसने खैरागढ़ पर आक्रमण किया। वहां सेनापति अनवर खां से लड़ाई कर उसे ससैन्य भगा दिया, परंतु छत्रसाल के सैनिकों ने अनवर खां को पकड़कर छत्रसाल के सामने खड़ा किया। खान ने अपने प्राणों की भीख मांगी तो छत्रसाल ने उसके सामने दो शर्तें रखी। एक, फिर से कभी बुंदेलों से विरोध नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त से 2 लाख रुपए देना होगा। खान ने दोनों शर्तें मंजूर की। इस समय छत्रसाल का राज्य उत्तर में ग्वालियर से एरच तक और दक्षिण में मालवा तक, पश्चिम में नरवर से होकर पूर्व में हमीरपुर तक फैला था। लगभग 20,000 वर्ग मील क्षेत्र छत्रसाल के अधिकार में था। अब छत्रसाल के बारे में लोगों के मन में बहुत ही आदर भाव बढ़ गया। लोग छत्रसाल को ही अपना नेता मानने लगे। स्वामी प्राणनाथ। निरंतर लड़ाई से यद्यपि छत्रसाल अब विश्राम की कामना कर रहा था, फिर भी वो शांत नहीं बैठा। एक दिन अकेला ही मृगया के लिए निकल पड़ा। मऊ के पास ही घना जंगल था। उसका नैसर्गिक सौंदर्य देखकर वो मुग्ध हो गया। जंगल में घूमते घूमते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। घोड़ा उस ओर मुड़कर चलने लगा। आश्रम में सत्संग होता उसने देखा। एक महापुरुष ग्रामीण जनता को धर्मोपदेश कर रहा था। उन ग्रामीणों ने अपने नेता छत्रसाल को तुरंत पहचाना। वो जोर से चिल्लाए, ओहो, छत्रसाल आ गए, छत्रसाल आ गए। उस महापुरुष के कानों पर यह शब्द जैसे आए, उसकी तंद्रा टूट गई। तुरंत उठकर उन्होंने उनका स्वागत किया, अपने पास आसन पर बिठा लिया। पूछा, कुमार, आप कहाँ से आ रहे हैं? मृगया के लिए निकल पड़ा था, अब थक गया हूं, प्यास लगी है। आश्रम दिखाई दिया इसलिए इधर आ पहुंचा हूं, छत्रसाल ने उत्तर दिया। वे थे स्वामी प्राणनाथ। काठियावाड़ के जामनगर में 1675 में एक क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था।
अपने गुरु देवचंद्र जी की इच्छानुसार वे धर्म प्रचार के लिए देश भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे बुंदेलखंड में निवास कर रहे थे। देश भ्रमण में स्थान स्थान पर मुगलों के अत्याचार उन्होंने देखे थे। औरंगजेब का मत परिवर्तन कर मुगलों के अत्याचार बंद हों, इसलिए उन्होंने उससे भी मुलाकात की। इसलिए वे आगरा गए थे। औरंगजेब को समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। पश्चात महाराजा जसवंत सिंह से तथा उदयपुर के राज सिंह से वे मिले। उन्हें भी अपने कर्तव्य की समझ थी, लेकिन सब व्यर्थ, उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन दोनों की मुलाकात से छत्रसाल के कार्य को धर्म का अधिष्ठान प्राप्त हुआ। चाणक्य से चंद्रगुप्त अथवा स्वामी रामदास से श्री शिवाजी की तरह स्वामी प्राणनाथ से छत्रसाल को मार्गदर्शन हुआ। स्वामी जी लोक भावना का आदर करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने छत्रसाल का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। विजयादशमी का दिन निश्चित हुआ। स्वामी प्राणनाथ ने अपने हाथों से छत्रसाल को राजतिलक किया। सत्संकल्प का प्रतीक बीड़ा छत्रसाल को दिया गया। उनकी कमर पर तलवार कस दी और राजाधिराज छत्रसाल महाराज की जय हो, ऐसी घोषणा कर उन्होंने आशीर्वाद दिया। बहलोल खां की फजीहत। छत्रसाल ने स्वामी जी के निर्देश पर पन्ना पर धावा बोला। वहां की सारी संपत्ति छत्रसाल को प्राप्त हुई। स्वामी के उपदेश से आसपास के नवयुवक वीर पुरुष छत्रसाल के सैन्य में आ मिले। उसने पन्ना को ही अपनी राजधानी बनाया। औरंगजेब भी छत्रसाल को समूल नष्ट करने निकला था। अब उसने सामूहिक रीति से आक्रमण करना तय किया, लेकिन छत्रसाल ने अपने बुद्धि चातुर्य से और युद्ध कौशल से उसे परास्त किया। औरंगजेब के नाम संधि पत्र लिखकर अपना बचाव तो छत्रसाल ने कर लिया, लेकिन वो संधि पत्र धोखाधड़ी है, ये औरंगजेब के ध्यान में ना आने से संधि पत्र से लापरवाह रहे मुगलों के प्रदेशों पर हमला कर वे प्रदेश उसने जीत लिए। कर वसूल कर आगे बढ़ा। शेख अनवर खां से और धामोनी के फौजदार सदरुद्दीन से युद्ध कर उसने उन्हें बंदी बना लिया। उससे भी कर लेकर आगे बढ़ते हुए कोटरा के फौजदार सैयद लतीफ से कर वसूल कर उसे छोड़ दिया। अब औरंगजेब ने एक कुशल और चालाक सरदार को बहलोल खां को आक्रमण के लिए भेजा। बहलोल खान की बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति सर्वयुद्ध थी। छत्रसाल राजधानी पन्ना में नहीं है, ये ज्ञात होते ही उसने पन्ना पर आक्रमण किया। पन्ना से 8 मील दूर स्थित राजगढ़ पर आक्रमण हुआ है। ये वार्ता जैसे ही दूतों द्वारा छत्रसाल ने सुनी, वो यथाशीघ्र सेना लेकर राजगढ़ की ओर आया। किले में घेरे हुए बुंदेलों को वीर छत्रसाल आ चुके हैं, यह पता चलते ही उन्होंने मुगल सेना पर अचानक धावा बोल दिया। बाहर छत्रसाल की सेना थी ही। मुगल सैन्य दोनों ओर से पीसा गया। वो तितर बितर होते ही बहलोल खान भागने लगा, किंतु बुंदेलों ने पीछा कर उसे मार डाला। औरंगजेब की चालाकी। निरंतर लड़ाई से छत्रसाल अपनी राज्य व्यवस्था में ध्यान न दे पाया था। बुंदेलखंड के आसपास का सब क्षेत्र उसके कब्जे में था। औरंगजेब की भी मनस्थिति अब ठीक नहीं है, इसका भी उसे पता चला था। इसलिए छत्रसाल ने अपनी राज्य व्यवस्था ठीक करने के लिए यही योग्य समय है, ऐसा सोचकर औरंगजेब की ओर एक संधि प्रस्ताव फिर से भेज दिया। इस समय औरंगजेब ने कुटिलता अपनाई। उसने छत्रसाल का संधि प्रस्ताव मान्य कर उसे दक्षिण की ओर जाने के लिए बाध्य कर दिया। छत्रसाल को औरंगजेब की कुटिलता का ध्यान न रहा। वो भी बुंदेलखंड छोड़कर दक्षिण जाने निकला। इसी समय औरंगजेब ने अपने सरदारों को ससैन्य भेजकर धामोनी, गढ़ाकोटा, दामोह आदि किले फिर से जीत लिए। छत्रसाल ने जो नया किला छतरपुर में बांधा था, उस पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया। ये वार्ता छत्रसाल के कानों पर गुप्तचरों ने पहुंचाई। छत्रसाल वापस लौटा। छत्रसाल की अनुपस्थिति से मुगल सैनिक आवारा बन गए थे। नेता के ना होने से बुंदेलखंड भी हतबल सा हो गया था। इसी का लाभ उठाकर शेर अफगान फौजदार मऊ सहानिया प्रांतों पर आक्रमण करने का आगे बढ़ा, किंतु मऊ सहानिया के पास ही छत्रसाल की विशाल सेना देखकर वह हड़बड़ाने लगा। छत्रसाल वापस आए हैं यह सुनकर बुंदेलों में फिर से जोश भर गया। वो मुगलों पर टूट पड़े। शेर अफगान बंदी बनाया गया। उससे जबरदस्त कर लेकर छत्रसाल ने उसे छोड़ दिया। अफगान, शाह कुलीन आदि फौजदारों को भगाकर छत्रसाल ने बड़ी तत्परता से फिर से अपने किले वापस ले लिए। मुंगावली पर धावा बोलकर वो भी प्रदेश जीत लिया। विदिशा और उज्जैन तक आगे बढ़ते हुए उसने अगणित संपत्ति प्राप्त की।
अपना कोष चौगुना कर लिया और वो इंद्रखी इटारसी की ओर बढ़ा। वहां का जमींदार पहाड़ सिंह अभी भी मुगलों का अनुयायी था, किंतु छत्रसाल के बढ़ते कदम देखकर वो उनसे आकर मिला। छत्रसाल का आक्रमण चालू ही था, उसी में ही यह आक्रमण में पहाड़ सिंह मारा गया। उसके 2 लड़कों भगवंत सिंह और देवी सिंह ने छत्रसाल को निष्ठापूर्वक मदद की। भगवंत सिंह ग्वालियर से 12 मील दूरी पर स्थित आंतरिक युद्ध में मारा गया। मोहम्मद खान बंगश। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। उसके सब सरदार लुटेरे डकैत बन गए थे। मोहम्मद खान ये भी एक लुटेरा था। उसी भांति बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके भी राज्य में जहांदर शाह और फर्रुखसियर, इन दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। फर्रुखसियर ने मोहम्मद खान से मदद ली और सत्ता प्राप्त की। छत्रसाल को यह वार्ता समझते ही उसने अपनी फौज भेजकर बंगश की छावनी पर हमला किया। कालपी के पीर आले खां और उसके लड़के को मार डाला। इससे बंगश चिढ़ गया। उसने 15,000 सैनिकों के साथ यमुना नदी पार की। बुंदेले सरदार और छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह तथा जगतपाल बंगश से युद्ध करने को तैयार ही थे। उन दोनों भाइयों ने बंगश को पराजित किया और कर वसूल करके वापस भेजा, किंतु बंगश चुप न बैठा। उसने फिर से सेना एकत्रित की, तोपें साध ली, हमेशा का मार्ग बदला और पूरी सेना के 3 विभाग बनाए। एक विभाग का सेनापति उसका भाई हादी दाद खान था, दूसरा विभाग अपने पुत्र कायम खान के स्वाधीन किया और तीसरा विभाग उसने स्वयं संभाला। अब बुंदेलखंड पर तीनों ओर से मुगल सैन्य आ पहुंचा। बुंदेले भी बड़ी तेजी से उन पर टूट पड़े। मुगल सेना नष्ट होती रही, फिर भी बंगश आगे बढ़ ही रहा था। इस समय छत्रसाल 80 वर्ष का था। उसे विश्राम की अति आवश्यकता थी, परंतु संकट सर पर था। इस अवस्था में भी उसने बंगश को रोका, आगे बढ़ने नहीं दिया। बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। उसी समय छत्रसाल ने वार्ता सुनी कि बंगश की सहायता के लिए और भी मुगल सेना आ रही है। यह भी वार्ता गुप्तचरों ने सुनाई कि मरहट्टों ने अजमेर की लड़ाई में विजय पाई है। मालवा प्रांत भी उनके कब्जे में है। चिमाजी आप्पा उज्जैन में बैठे हैं। ये समाचार मिलते ही छत्रसाल को पुरानी याद हो आई। छत्रपति शिवाजी ने वचन दिया था कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम मराठा सहायता करेंगे। छत्रसाल को विश्वास था कि मरहट्टे वचन का पालन जरूर करेंगे। उसने भगवती विंध्यवासिनी का मनपूर्वक स्मरण किया और बाजीराव पेशवा तथा चीमाजी की ओर दूतों के द्वारा संदेश भेजा। जो बीती गजग्राह पर सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। इस समय बाजीराव पेशवा देवगढ़ में थे। वहां दूत से संदेश प्राप्त होते ही उन्होंने भी चिमाजी आप्पा को मदद के लिए जाने का आदेश भेजा। स्वयं भी तुरंत निकल पड़े। बाजीराव पेशवा का आगमन और बंगश का पराभव। बाजीराव अपनी विशाल विजयी सेना लेकर बुंदेलखंड में आ पहुंचे। छत्रसाल को संदेश मिलते ही उन्होंने उनका स्वागत किया। बुंदेले और मराठा सेना प्रमुखों की सभा में बंगश को पकड़ने का निश्चय पक्का हुआ। दूसरे दिन बंगश ने देखा कि वो 2 सैन्यों के बीच में फंसे हैं, तो उसने अपने पुत्र कायम खां को उस सैन्य मदद के लिए बुलावा भेजा। उसे आशा थी कायम खान जरूर आएगा, परंतु उसके मनोरथ विफल हुए, क्योंकि मराठा सैनिकों ने कायम खान को घेर लिया था। उसकी सेना धूल चाट रही थी। कायम खान वहां से भाग गया था। उसके 3000 घोड़े, हाथी और बहुत सी युद्ध सामग्री मराठों के हाथ लगी थी। कायम खान की पराजय होकर वो भाग गया है, यह संदेश बंगश को मिलते ही उसकी हिम्मत परास्त हो गई और उसने महाराज छत्रसाल के चरणों में शरण ली। अपने प्राणों की भीख मांगकर फिर से कभी भी मैं इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करूंगा ऐसी कसम खा ली। छत्रसाल ने क्षत्रियोचित उदारता से उसे क्षमा की। बंगश बुंदेलखंड छोड़कर चला गया, फिर से कभी वापस नहीं आया। मराठा और बुंदेलों का अटूट नाता। बुंदेलखंड को महान संकट से बचाने का सारा श्रेय वीर बाजीराव पेशवा को ही था। इससे अब उनका संबंध एक परिवार जैसा बन गया। छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र मानकर अपने राज्य का तीसरा हिस्सा उसे दे दिया। उसमें कालपी, कौंच, झांसी और सागर ये प्रदेश समाविष्ट थे।
छत्रसाल अब बहुत ही जरार्जर हो चुका था। इस लड़ाई के बाद वो केवल 2.5 साल जीवित रहा। उसके परिवार ने जब छत्रसाल की समाधि बांधने का निश्चय किया, उस समय बाजीराव पेशवा ने भी अपना हिस्सा पुत्र के नाते उसके लिए दिया, जिससे उनके घरेलू संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए। छत्रसाल के चारित्र के संबंध में एक घटना सर्वश्रुत है कि छत्रसाल की युवावस्था में उसके रूप सौंदर्य के कारण एक रूपवती स्त्री ने उसके पराक्रम, कीर्ति आदि अनुभव कर उससे याचना की कि महाराज, मैं अपने आप को आपके चरणों पर अर्पित कर लिया है। मेरी एक अभिलाषा है कि मुझे आपसे आपके समान ही शूरवीर पुत्र प्राप्त हो। छत्रसाल ने तुरंत उत्तर दिया कि मां, मैं तेरा ही पुत्र हूं, कहकर उसके चरणों पर मस्तक टिका दिया। छत्रसाल इतने पर भी स्तब्ध न रहे। उन्होंने आजीवन उसे माता कहकर ही पुकारा और उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेकर उसके लिए एक महल बांध दिया। वो आज भी उसके कुल में विद्यमान है। जिस भूषण कवि ने महाराज छत्रपति शिवाजी के विषय में शिवा बावनी लिखकर स्तुति की, उसी ने छत्रसाल के विषय में छत्रसाल बावनी लिखकर अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की है। इसीलिए बुंदेलखंडवासी आज भी सवेरे उठते ही अन्य देवताओं के समान छत्रसाल का भी पुण्य स्मरण करते हैं। छत्रसाल महाबली करियों भली भली। हे महान बलशाली छत्रसाल, आप हमारा कल्याण करें। तो दोस्तों, यह था महाराज छत्रसाल का जीवन। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने बुंदेलखंड में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना कर हमें यह सिखाया कि मातृभूमि, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प और साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी वीरता, त्याग और न्यायप्रियता हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने कर्तव्यों और संस्कृति के प्रति सजग और निष्ठावान बने रहे। आइए उनके इस अद्भुत उदाहरण को अपने जीवन में अपनाएं और अपने अंदर के साहस और गौरव को जागृत करें। अगर आपको प्रेरक कहानी पसंद आ रही हो तो आप ऐसे ही वीरता, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप तक हमारे नए वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।